जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। माननीय सदस्य श्री श्रीकांत शिंदे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इसकी पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। आज 9 दिसंबर के दिन 79 साल पहले भारत की संविधान सभा पहली बार बैठी थी। उस दिन उनके सामने एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां जनता ही जनार्दन हो। 1946 में चर्चा इस बात पर की थी कि वोट का अधिकार किसे मिले, और आज 2025 में चर्चा इस बात पर है कि उस वोट का सम्मान कैसे सुरक्षित रहे। और इसी वोट के सम्मान के लिए सबसे ज़रूरी है एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो आज जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महोदय, आज जब चर्चा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हो रही है तो ये चर्चा सिर्फ बदलाव की नहीं है, ये चर्चा है इस देश के 75 साल के इतिहास की। कैसे इस देश का लोकतंत्र हर चुनाव के साथ मजबूत होता गया। आज 9 दिसंबर है वो दिन जब इसी संसद में इस देश की संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई थी, और आज 79 वर्षों के बाद उसी दिन हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज अगर दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी मानता है तो उसका एकमात्र कारण हमारे चुनाव है। ये वो शक्ति है जो हर 5 साल में एक आम नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह देश की बागडोर किसे सौंपना चाहते हैं, ये डिसाइड करने के लिए। मैं नमन करता हूँ हमारे संविधान निर्माताओं की उस सोच को जिन्होंने आज़ादी की पहली सुबह से हम सबको बराबर का अधिकार दिया। महोदय, अमेरिका जैसे विकसित देश को महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए उनको 144 साल लग गए, लेकिन भारत ने पहले दिन से ही ये तय किया था कि चाहे वो उद्योगपति हो या खेत में पसीना बहाने वाला किसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबको वोट का अधिकार मिलेगा। यह समानता ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। आज जब हम यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ हम कुछ सांसदों को चुनाव जीतने या हारने के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर। यह चर्चा इस देश के 140 लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। यह सुधार इसलिए जरूरी है ताकि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भरोसा इस व्यवस्था पर हो और मजबूत हो सके। यह चर्चा उन 140 करोड़ उम्मीदों के बारे में है जो हर 5 साल बाद इस भरोसे के साथ घर से निकलते हैं कि उनका एक वोट इस देश की तकदीर बदल देगा। हम बैलेट पेपर से ईवीएम तक आए। हमने हिंसा के उस दौर को भी पीछे छोड़कर आज उस दौर में कदम रखा है जहां कश्मीर की घाटियों से लेकर गढ़चिरौली के जंगलों तक रिकॉर्ड टर्नआउट वोटिंग होता है। जब एक 90 साल का बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाला 18 साल का युवा एक साथ कतार में खड़े होते हैं, एक उद्योगपति भी उसी कतार में खड़ा होता है, एक खेती करने वाला किसान भी उसी कतार में खड़ा होता है, एक गरीब व्यक्ति भी उसी कतार में खड़ा होता है। यही हमारी लोकतंत्र की शक्ति है। महोदय, यहाँ पर मैं सुन रहा था सभी विपक्ष के साथियों को कि यहाँ पर लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, इसके पाठ जो है सुबह से यहाँ पर शुरू है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश के 75 सालों के संसदीय इतिहास में आज तक केवल एक प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट द्वारा इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस का दोषी मानकर सजा दी गई थी। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उनका चुनाव रद्द किया तो उस फैसले का सम्मान करने के बजाय इस देश पर इमरजेंसी का काला धब्बा लगाने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया।
इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ही बदल डाला और कानून ले आए कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए संविधान का गला घोटा, आज वो संविधान के प्रत हाथ में लेकर जो है यहाँ पर नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, 1952 में जब पंडित नेहरू का तथाकथित स्वर्णिम युग था, जब जनादेश को बदलने के लिए बैलेट बॉक्सेस के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला गया था, जो वोट इनके खिलाफ थे उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। इन्होंने भारत के पहले चुनाव में ही जनता के भरोसे को एसिड डालकर जला दिया गया। इनका सबसे बड़ा पाप, अभी यहाँ पर कुछ वक्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान संसद में पहुंचने से रोकने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया। 1952 में पंडित नेहरू ने खुद उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और जब लगा कि बाबा साहब जीत रहे थे तो 74,333 वोटों को अवैध इनवैलिड घोषित करवाने का काम भी इन्होंने किया। और आज यहाँ पर ईवीएम पर बात ये लोग कर रहे, इलेक्शन कमीशन पर बात ये कर रहे, सवाल उठा रहे। सोचिए महोदय, 74,000 वोट रिजेक्ट हुए और बाबा साहेब महज 14,000 वोटों से इन्होंने हरवा दिया। और आज ये बाबा साहब का यहाँ पर उदाहरण दे, जिस महापुरुष ने देश के हर गरीब और दलित को वोट का अधिकार दिया, इन लोगों ने संसद में घुसने से रोकने का काम भी इन्होंने ही किया। तभी वोट चोरी, ये आज जो वोट चोरी चिल्ला रहे, तभी वोट चोरी करने का काम कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हुआ। आप जरा इनके आधुनिक युग पर आते, 1989 का चुनाव और सीट थी अमेठी, जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। वहां खुलेआम बूथ लूटे गए, लाठियां चलाई, पाप का घड़ा इतना भर गया कि चुनाव आयोग को सबूत दिखाने के बाद 97 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग का आदेश देना पड़ा। जिस देश के प्रधानमंत्री के खुद की सीट पर निष्पक्ष चुनाव न हो सके, वो आज लोकतंत्र का पाठ जो है यहाँ पर सभी को पढ़ा रहे। यहाँ पर मैं टीएन शेषन जी का भी उदाहरण देना चाहूंगा कि टीएन शेषन जी जो एक निष्पक्ष अधिकारी थे, उनको रातों रात कानून बदलकर उनके पर जो है काटने का काम भी इन्होंने किया। आज मैं यहाँ पर यूबीटी वालों को भी सुन रहा था, कल भी उनको मैं सुन रहा था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जी के बारे में वो अभी भूल गए बात करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि जिस इलेक्शन कमिश्नर ने एमएस गिल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया गया था, आज उसी कांग्रेस के साथ बैठने की आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है। मैं बाला साहब ठाकरे जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1990 में जब बांग्लादेशियों की संख्या मुंबई में और पूरे भारत में बढ़ रही थी, तभी इन्हीं बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय की थी। और आज एसआईआर के बारे में भी एसआईआर क्यों हो रहा है? आज एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि जो बांग्लादेशी आज जो रोहिंग्या आज इस देश में घुसे हैं, आज जो रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में है, आज जो रोहिंग्या मुंबई में तो लाखों की संख्या में इनकी तादाद बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, if they don't have legal status to stay in India, if an intruder comes, do we give them a red carpet welcome? What is the problem in sending them back? ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इनको दिक्कत जो है इनकी वोट बैंक से है। इनको अगर बाहर निकाल दिया गया तो इनको वोट कौन देगा? यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत। इसलिए एसआईआर का विरोध करने का काम यहाँ पर इन लोग कर रहे हैं। आज मिजोरम में सबसे ज्यादा अगर क्रिमिनल केसेस है तो 50% आपराधिक मामले जो है ये बाहरी लोगों से जुड़े हैं। आज मुंबई में लाखों की संख्या में घुसपैठियां यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। इनको फिर से जो है बांग्लादेश में भेजने का काम जो है करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि अनअपोज्ड इलेक्शंस,
ये जो नगर पंचायत के इलेक्शंस यहाँ पर हुए महाराष्ट्र में, उस इलेक्शंस में कई अनअपोज्ड इलेक्शंस हुए। क्यों हुए अनअपोज्ड इलेक्शंस? क्योंकि इनके लोग खुद फॉर्म भरने गए नहीं, इसलिए अनअपोज्ड इलेक्शंस जो है वहां पर नगर पंचायत में हुए। ये अरविंद सावंत जी, तुम्ही खरं सांगा, तुमचे किती लोक जे आहेत की तुमच्या कार्यकर्त्याचा प्रचार करण्यासाठी आले? आज एक कार्यकर्ताओं का इलेक्शन था नगर पंचायत का, इनका इलेक्शन हो गया। जब लोकसभा में इनको अच्छी वोटिंग मिली तब इनको ईवीएम पे से शिकायत नहीं थी। जब महाराष्ट्र में पूरे मेजॉरिटी के साथ सत्ता में फिर से महायुति की सरकार आई तब इनको ईवीएम दिखने लगा। लोकसभा के बाद तो इनको लगने लग गया था, लोकसभा के बाद इनको लगने लग गया तो अभी सरकार तो हमारी आ जाएगी महाराष्ट्र में, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री, कौन ये मंत्री, कौन, ये सब इन्होंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनको इनकी सही जगह जो है दिखाने का काम यहाँ पर किया। और उस इलेक्शन के बाद अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए। अरविंद सावंत जी आएगा, नगर पंचायत के चुनाव हुए। नगर पंचायत के चुनाव में जब एक कार्यकर्ता का चुनाव ये था, एक कार्यकर्ता के चुनाव में यूबीटी का कौन सा नेता एक नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा है, उसके इलेक्शन में गए और ये बात कर रहे हैं कि प्रचार के लिए गए। ये सब घर के मुंबई से बाहर निकले नहीं है और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनअपोज्ड इलेक्शन का। नगर पंचायत के चुनाव में सिर्फ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वही इलेक्शन में दिख रहे थे, वही रैली कर रहे थे और यहाँ पर ये अनअपोज्ड इलेक्शन के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर यह कहना है कि लोकसभा के बाद तो इनको पूरा भरोसा हो गया था कि महाराष्ट्र में तो अभी विपक्ष की सरकार आएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सही जगह इनकी दिखाई। फिर इनके एलओपी, फिर हमारे महाराष्ट्र के कुछ युवा नेता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है लोगों के सामने लेके गए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने से कुछ नहीं होता। आप अगर उतना रिसर्च खुद की हार में अगर क्यों हारे इसके बारे में करते तो आपको जो है जवाब मिल जाता है यहाँ पर। तो जवाब देने का काम जो है सरकार, जनता ने यहाँ पर किया है। तो मुझे यहाँ पर किसी पे ज्यादा टीका टिप्पणी करनी नहीं है, लेकिन इनको, इनके नेताओं को, इनको खुद को भी समझना होगा कि जब स्थानीय चुनाव है या और कोई चुनाव है, वहां पर नेताओं को जो है कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम, तभी तो जाके चुनाव जीतेंगे। इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं, ये चुनाव कैसे जीतेंगे? और चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाने का काम, इलेक्शन कमीशन पर दोष लगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ सुझाव जो है रखना चाहूंगा। एज टू कंटेस्ट, आज जिस युवाओं को 18 साल में वोट देने का अधिकार है, उसी युवा को आने वाले समय में इस लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लड़ने का अधिकार भी जो है 18 या 21 साल जो है करना अनिवार्य है। क्योंकि जो वोट देकर इतना बड़ा लोकतंत्र चुनने का काम करता है, वहां पर उसका भी अधिकार है कि आने वाले समय में उसको भी एक सुविधा, अवसर जो है मिलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आए हर साल, मतलब 5 साल में इतने इलेक्शंस हो जाते हैं कि लोकसभा हुआ, फिर विधानसभा खत्म कराओ, विधानसभा, फिर नगर पंचायत, फिर महानगर पालिका, फिर जिला परिषद, ऐसे हमेशा जो है पूरे 5 साल इलेक्शन ही चलता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार काम कर रही है। मैं सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये रिफॉर्म लेकर आए, जिससे एक ही बार सभी इलेक्शंस जो है यहाँ पर हो। फिर उसी के साथ में कॉमन इलेक्टोरल रोल, हर इलेक्शन के लिए, लोकसभा के लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल, विधानसभा के लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल, नगर पंचायत के लिए अलग इलेक्टोरल रोल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग, ये तो मानेंगे आप, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग इलेक्टोरल रोल। मुझे लगता है एक कॉमन इलेक्टोरल रोल सबके लिए, सभी इलेक्शंस के लिए होना बहुत जरूरी है। अभी हमारा महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, उसके अंदर कई दिक्कतें, कई टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है आई है। जब इलेक्टोरल रोल जो है वो सेपरेट किया जाता है, तभी कई नाम जो है, यहाँ अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है इसलिए हमें पता चलता है। पहले जो है हमें फिजिकली ढूंढना पड़ता था, लेकिन इस पर भी आने वाले समय में धीरे धीरे जो है क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं, ये सिस्टम को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे एक ही इलेक्टोरल रोल सभी इलेक्शंस के लिए हो। फिर उसी के साथ में सर
मैडम, रिमोट वोटिंग का अधिकार, जो प्रवासी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर अपना वोटिंग का अधिकार मतलब उनको वोट देने में दिक्कत होती है, उनके लिए एक रिमोट वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था भी यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में मैं आज इस इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा करने का आपने मुझे मौका दिया। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ कि आज एक बड़ा रिफॉर्म जो है ये भारत देखने जा रहा है आने वाले समय में, और हमारा लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आपका सबका मैं महोदय आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।